नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के दीवानों, मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका अंतरिक्ष ज्ञान की इस दुनिया में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात साफ कह दूं, ये वो किस्सा है जिसे सुनने के बाद इंसान अपने ही शहर को, अपनी ही गलियों को उसी नज़र से दोबारा नहीं देख पाता। क्योंकि कई बार सबसे भयानक चीज़ जंगलों या शमशानों में नहीं, बल्कि उन्हीं रिहायशी इलाकों में छुपी होती है जहां हम रोज आते जाते हैं। और आज की ये कहानी कोलकाता के उसी हिस्से से जुड़ी है जहां रात उतरते ही हवा भारी हो जाती है और दीवारें कुछ ऐसा छुपा लेती हैं जिसे दिन की रोशनी कभी उजागर नहीं कर पाती। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि इंसान किस हद तक गिर सकता है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो आखिर में सामने आएगा वो सिर्फ डर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा सवाल होगा जो बहुत देर तक आपके मन में गूंजता रहेगा। मेरा नाम आरव सेन है और ये घटना उस वक्त की है जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में कोलकाता आया था। एक ऐसा शहर जो बाहर से जितना जीवंत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमय भी है। पैसों की तंगी के कारण मुझे बार बार ठिकाना बदलना पड़ा और आखिरकार मैं उत्तरी कोलकाता की एक पुरानी बस्ती में आकर रुका। संकीर्ण गलियां, सीलन भरी दीवारें और रात होते ही अजीब सन्नाटा। उस किराए के मकान में मुझे आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ठंडी रात लाइब्रेरी से लौटते वक्त मैंने पहली बार उसे देखा। एक औरत जो एक पुराने बंद घर के सामने जमीन पर बैठी थी, उसके चारों ओर टिमटिमाती मोमबत्तियां और हवा में घुली हुई कोई ऐसी गंध जिसे मैं पहचान तो रहा था पर स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं, जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। उसके शरीर पर लाल रंग की परत थी, या शायद कुछ और। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास से गुजरा, मंत्रों की धीमी टूटी फूटी आवाज मेरे कानों में उतरती चली गई। अचानक मैंने देखा उसके सामने रखी हुई एक खोपड़ी और उसके हाथों की हरकतें जैसे वो किसी अदृश्य चीज को नियंत्रित कर रही हो। उसी पल हवा का एक झोंका आया, सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरी गली अंधेरे में डूब गई। मैं पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात मैं घर तो लौट आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि जिस घर के सामने वो औरत बैठी थी, उसी घर से अगली सुबह चीखों की आवाज उठी और तभी मुझे एहसास हुआ कोलकाता की ये गली अब मुझे जाने नहीं देने वाली थी। अगली सुबह मेरी नींद किसी अलार्म से नहीं, बल्कि बाहर उठती हुई अफरा तफरी से खुली थी। चीखें, फुसफुसाहटें और लोगों के कदमों की भागदौड़। घड़ी देखी तो सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। इतनी सुबह उस मोहल्ले में कभी कोई आवाज नहीं होती थी, लेकिन उस दिन गली जैसे जाग चुकी थी। खिड़की से झांका तो सामने वही पुराना बंद घर था, जिसके बाहर रात में मैंने उस औरत को बैठे देखा था। और अब वहां लोगों की भीड़ जमा थी। कोई सिर पकड़कर रो रहा था, कोई बार बार दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलने का सोचा, क्योंकि भीड़ से दूर रहना उस वक्त मुझे ज्यादा सुरक्षित लगा। लेकिन जैसे ही कमरे का ताला लगाया और गली में कदम रखा, लोगों की बातों के टुकड़े मेरे कानों में पड़ने लगे। रात में सब ठीक था, सुबह दरवाजा नहीं खुला, अंदर से अजीब गंध आ रही थी, और तभी मेरे भीतर एक ठंडा सा डर उतर गया। क्योंकि वही गंध, बिल्कुल वही जो कल रात हवा में खुली हुई थी। जैसे जैसे मैं भीड़ के पास पहुंचा, किसी ने धीरे से कहा कि उस घर के अंदर एक आदमी की लाश मिली है। और ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने वो बुझती हुई मोमबत्तियां और अंधेरे में गायब होती परछाई घूम गई। मैं अंदर देखना चाहता था, लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि कुछ नजर नहीं आया, और शायद अच्छा ही था, क्योंकि मेरा मन पहले ही ये मान चुका था
कि जो मैंने देखा था वो सिर्फ भ्रम नहीं था। तभी जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, मुझे अपनी पीठ पर एक अजीब सी जलन महसूस हुई, और जब मैंने मुड़कर देखा, भीड़ के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में एक फेरी हुई चमक, होठों पर हल्की सी मुस्कान, और वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी नजर मुझ पर टिक चुकी थी, जबकि बाकी लोग उस घर की तरफ देख रहे थे। मैंने नजरें फेर ली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। कॉलेज पहुंचा तो शरीर वहां था, लेकिन दिमाग उसी गली में अटका हुआ था। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान। और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जो चीज मुझे देख चुकी हो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और मैं ये भी नहीं जानता था कि बहुत जल्द वही डर एक अलग रूप में मेरे सामने आने वाला था, इतना आकर्षक, इतना सामान्य कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगा। उस दिन कॉलेज में मैं जितनी देर बैठा रहा, उतनी ही देर मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, जैसे हर सांस के साथ कोई और सांस भी मेरे साथ चल रही हो। लेक्चर हॉल में बैठे बैठे भी बार बार मेरी नज़र दरवाजे पर चली जाती थी, और हर बार मुझे लगता था कि वही औरत वहां खड़ी मिलेगी, वही आंखें, वही अजीब सी मुस्कान। आरव, क्या हुआ है तुझे? मेरे दोस्त ने हंसते हुए पूछा, और मैंने भी जबरदस्ती मुस्कुराकर कह दिया, कुछ नहीं, रात भर ठीक से सोया नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरी नींद उसी गली में कहीं छूट चुकी थी। उस दिन मैंने जानबूझकर लाइब्रेरी नहीं जाने का फैसला किया। मन में बस एक ही बात थी, अंधेरा होने से पहले कमरे पर लौट जाना है। मगर कोलकाता में सूरज ढलने के बाद समय जैसे तेजी से भागता है, और जब मैं उस मोहल्ले में पहुंचा तब तक गलियां फिर से उसी भारी खामोशी में डूब चुकी थीं। दरवाज़ा खोलते वक्त मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे मुझे पहले से पता हो कि अंदर कुछ बदल चुका है। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने मेरा स्वागत किया, ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं थी। मैंने बत्ती जलाई, लेकिन रोशनी होते हुए भी कमरा उजरा उजरा लग रहा था, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हों। बैग जमीन पर रखा और बिस्तर पर बैठते ही मेरे सिर में हल्का सा चक्कर आया, और उसी पल मुझे फिर वही गंध महसूस हुई, भारी, सड़ी सी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पुराने शमशान के पास होती है। ये सब मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा, लेकिन आवाज इतनी कमजोर थी कि मुझे खुद ही भरोसा नहीं हुआ। तभी खिड़की के शीशे पर किसी के उंगलियों से खटखटाने जैसी हल्की सी आवाज आई। मैंने सांस रोक ली, धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया, और जैसे ही पर्दा हटाया मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा शीशे से सटा हुआ है। मैंने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात खाना खाते वक्त भी मुझे महसूस हो रहा था कि सड़क के उस पार कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है। मैंने नजर उठाकर देखा, अंधेरे में एक आकृति, औरत की, स्थिर, बिना हिले। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने प्लेट रखी और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, डर क्यों रहे हो? मैं जैसे पत्थर का हो गया। पलटकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, साधारण सी, शांत चेहरा, और आंखों में कोई अजीबपन नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, टकरा गई। और उसी पल न जाने क्यों मेरे भीतर का सारा डर जैसे पिघल गया। मैं खुद से ये नहीं पूछ पाया कि अभी अभी जो मुझे घूर रहा था वो अचानक कहाँ गायब हो गया। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि डर अब मेरे सामने डरावने रूप में नहीं, बल्कि इंसानी चेहरे के साथ लौट चुका है। उस लड़की से टकराने के बाद मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग जैसे अचानक शांत हो गया हो। मैंने खुद से कहा, देख लिया आरव, कुछ भी अलौकिक नहीं है, सब वहम था। और उसी भरोसे के साथ मैं कमरे तक लौट आया। उस रात मैं पहली बार चैन की नींद सोया।
बिना किसी आवाज, बिना किसी गंध के। लेकिन अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो किस्मत जैसे जानबूझकर मेरा इम्तिहान ले रही थी। वही लड़की, वही चेहरा कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी। इस बार उसने मुझे पहले देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम वही हो ना जिससे मैं कल टकराई थी? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, गर्म और भरोसे से भरी हुई। मैंने भी सहजता से जवाब दिया, हाँ, आरफ। और उसने अपना नाम बताया, नैना। इतना साधारण नाम, इतनी साधारण लड़की, लेकिन न जाने क्यों मेरी नजरें उसकी आंखों से हट नहीं पा रही थीं। कुछ ऐसा था उनमें जो खींचता था। उसी दिन लाइब्रेरी में, फिर कैंटीन में और फिर शाम को गली के मोड़ पर नैना हर जगह अचानक सामने आ जाती, जैसे शहर ही हमें मिलाने की साजिश कर रहा हो। तुम अक्सर डरे हुए क्यों रहते हो? उसने एक दिन हंसते हुए पूछा और मैंने टालते हुए कहा, नई जगह है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं डर को पहचान चुका था, बस उसका नाम नहीं जानता था। धीरे धीरे मैं उसी गली से गुजरते हुए डरना भूलने लगा, क्योंकि नैना मेरे साथ चलती थी। उसकी हंसी, उसका हल्का सा हाथ मेरी बांह को छू लेना और उसका बार बार कहना, ये इलाका उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, मुझे सुकून देता था। एक शाम उसने कहा, क्या तुम काली मां के मंदिर गए हो? मैंने सिर हिलाया, नहीं। तो वो मुस्कुराकर बोली, चलो ना, कुछ जगहें इंसान से ज्यादा सच जानती हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कब हामी भर दी। रास्ते भर वो मंदिरों, बलियों और पुराने रीति रिवाजों की बातें करती रही। और अजीब बात यह थी कि वो सब उसे डराता नहीं था, उल्टा उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। तो उसने मेरी तरफ देखकर बहुत धीमे कहा, कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ डर को साध लेते हैं। और उस एक वाक्य ने मेरे भीतर कहीं गहराई में कुछ हिला दिया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे फिर वही भारीपन महसूस हुआ, वही गंध, वही दबाव। और तब पहली बार मेरे मन में ये सवाल उठा, क्या नैना सिर्फ संयोग है या उसी रात की कहानी का अगला अध्याय? मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ने मुझे पहचान लिया हो, जैसे पत्थर ठंडे नहीं बल्कि जीवित हों और मेरे तलवों से कुछ खींच रहे हों। नैना आगे चल रही थी, बिल्कुल सामान्य चाल में, जैसे ये रास्ता वो रोज तय करती हो। और मैं उसके पीछे खड़ा हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, क्योंकि हर कदम के साथ मेरी सांस थोड़ी और भारी होती जा रही थी। तुम घबरा क्यों रहे हो? उसने बिना मुड़े कहा, और उसकी आवाज में कोई सहानुभूति नहीं थी, बस एक अजीब सी निश्चितता थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मेरा डर बेकार है। मैंने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। और वो हल्की सी हंसी हंसी। ठीक और गलत की परिभाषा यहां बाहर छूट जाती है। मंदिर के अंदर की रोशनी पीली नहीं थी, बल्कि बीमार थी, जैसे बल्ब नहीं बल्कि किसी पुरानी आत्मा की सांसें जल रही हों। हर खंबे के पास खड़े लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम इंसान नहीं हों, जैसे हम पहले ही किसी और सूची में दर्ज हो चुके हों। मुझे साफ दिख रहा था कि लोग हमारे पास से हट रहे हैं। कोई रास्ता नहीं रोक रहा था, कोई टकरा नहीं रहा था, बल्कि सब ऐसे किनारे हो रहे थे जैसे किसी शव को ले जाया जा रहा हो। नैना, ये लोग हट क्यों रहे हैं? मैंने फुसफुसाया, और इस बार उसने रुक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं पाया। और वो बोली, क्योंकि उन्हें पता है आज कौन आया है। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने भीतर से तार खींच दिया हो। हम मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचे, और मां की प्रतिमा को देखते ही मेरी टांगें कांपने लगीं। ये कोई मूर्ति नहीं थी, ये किसी ऐसे क्षण में जमी हुई शक्ति थी जो अभी अभी कुछ खाकर रुकी हो। पत्थर की आंखों में नमी सी थी,
जीभ बाहर निकली हुई और गले की मुंडमाला ऐसी लग रही थी जैसे अभी भी गर्म हो। तभी नैना ने मेरे कान के पास आकर बहुत धीमे कहा, देख रहे हो, आज मां को भूख लगी है। मैं पीछे हटना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन मेरे कंधे किसी अदृश्य दबाव में जकड़े हुए थे। नीचे आंगन से अचानक भारी कदमों की आवाज आई, रस्सियों की चरमराहट और फिर बकरों की घबराई हुई सांसें। 5 काले बकरे एक दूसरे से सटे हुए, आंखों में वही डर जो मैंने कभी अपने अंदर महसूस किया था। उनके सामने खड़ा था वो आदमी, मुंडा हुआ सिर, फटी फटी लाल आंखें और हाथ में वो भारी हथियार जिसे देखकर शरीर अपने आप सिमट जाए। मैंने दबी आवाज में कहा, ये सब नहीं देख सकता। और नयना ने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ते हुए कहा, देखना पड़ेगा। जो नहीं देखता वही सबसे पहले चुना जाता है। हवा में मंत्रों की गूंज फैलने लगी, धीमी गोल गोल घूमती हुई, जैसे शब्द नहीं बल्कि जंजीरें हों। जब पहला वार पड़ा मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन कान बंद नहीं हो सके। वो आवाज, वो कटने की आवाज, वो अचानक फैला हुआ सन्नाटा। मेरी सांस टूटने लगी थी, पेट मरोड़ खा रहा था, लेकिन नयना का हाथ अब भी मेरी कलाई पर था और वो फुसफुसाई, ये सिर्फ शुरुआत है। असली पूजा मंदिर के बाहर नहीं होती। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये बलि अंत नहीं थी, ये तो बस रास्ता साफ किया जा रहा था। और उस रास्ते के आखिर में कोई और नाम लिखा हुआ था, और उस नाम को मैं अब महसूस कर पा रहा था, अपनी धड़कनों में, अपनी सांसों में, अपने डर में। मंदिर से निकलते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर मेरे नहीं रहे, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य हाथ मुझे पीछे खींच रहा हो और नैना मेरे आगे चलती हुई भी मुझे घेर रही हो। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि अब भागने का कोई मतलब नहीं। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ जल रहा था। और जब उसने अचानक कहा, चलो यहाँ नहीं, तो वो आवाज किसी आम लड़की की नहीं लगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत पहले तय कर चुका हो कि आगे क्या होना है। हम संकरी गलियों से गुजरे, वही गलियां जो दिन में साधारण लगती थीं, अब ऐसे सिकुड़ गई थीं जैसे रास्ता नहीं गला हो। मैंने रुककर कहा, नैना, मुझे घर जाना है। और वो मुस्कुराई, बहुत हल्की मुस्कान। घर? अभी? फिर बिना रुके बोली, पहले थोड़ा आराम। और उसी पल मैंने महसूस किया कि मेरी पलकों पर भारीपन उतर रहा है, सिर घूम रहा है, सांसें गिनती से बाहर जा रही हैं। मुझे याद है मैंने दीवार का सहारा लिया था, और मुझे याद है कि मेरी उंगलियां ठंडी हो रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो याद है वो है वही गंध, वही शमशान जैसी गंध जो अब मेरे कपड़ों में नहीं, मेरी सांसों में भर चुकी थी। तुमने क्या? मैंने कहना चाहा, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए, और उसने मेरे कंधे को थामते हुए कहा, चुप, अब बस सुनो। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में नहीं धसी थीं, फिर भी मुझे दर्द हुआ, जैसे शरीर नहीं आत्मा पकड़ी गई हो। अगला दृश्य धुंधला है, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं। मुझे याद है एक लोहे का फाटक, जमीन पर बिखरा लाल पाउडर, और दरवाजा खुलते ही वही बीमार रोशनी जो मंदिर में थी, पर यहां ज्यादा निजी, ज्यादा क्रूर। मुझे किसी ने लिटाया, या शायद मैं गिर पड़ा, और ऊपर कहीं से मंत्रों की धीमी चिपचिपी आवाज उतरने लगी। शब्द ऐसे कि समझ में ना आए, लेकिन दिल की धड़कन उनसे तालमेल बिठा ले। मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था, यही सबसे भयानक बात थी। मुझे सब महसूस हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने आग की लपटें उठी, एक बड़ा हवन कुंड, उसके चारों ओर गाढ़े धुएं की परत, और उसी धुएं के बीच नैना खड़ी थी। लेकिन वो नैना नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी पीठ पर काले बाल ऐसे फैले थे जैसे किसी और का शरीर पहन लिया हो, गले में हड्डियों की माला, आंखों में वही लाल चमक
जो मैंने मंदिर के आदमी में देखी थी। शुरू करो। उसकी आवाज बदली हुई थी, भारी, आदेश जैसी, और कहीं कोने से किसी और के कदमों की आवाज आई। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन शरीर पत्थर बन चुका था। और तभी मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। कमरे के दूसरे सिरे पर कोई और भी था। सांसों की टूटी फूटी आवाज, डर की वही गंध जो अब मेरी अपनी भी बन चुकी थी। आग भड़क उठी, मंत्र तेज हो गए, और नयना ने हवन कुंड की तरफ देखते हुए कहा, पहला समय पूरा हुआ। उस एक वाक्य के साथ मेरे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा था ये कोई अचानक की हिंसा नहीं थी, ये एक तैयारी थी, और मैं उस तैयारी का दूसरा चरण था। हवन कुंड की आग जब थोड़ी थमी तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें आवाजें नहीं, इरादे गूंजते हैं। और उसी खामोशी में मुझे महसूस हुआ कि मेरी उंगलियों में हल्की सी जान लौट रही है, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे इतना ही होश में रखा हो कि मैं समझ सकूं ये सब क्यों हो रहा है। धुएं के बीच से किसी के कदम आगे बढ़े, भारी, अनमने, और नयना की आवाज आई बहुत पास से, अब देखो भाग्य कैसे चुना जाता। मैंने आंखें उठाने की कोशिश की, और उस धुंधली रोशनी में मुझे वो दूसरा शरीर साफ दिखा, डरा हुआ, कांपता हुआ, सांसें गिनता हुआ। और तभी मुझे समझ आया कि ये सिर्फ बलि नहीं थी, ये तुलना थी। आग फिर भड़की, मंत्रों की लय बदली, और मेरे सीने में दर्द की एक लहर उठी, जैसे दिल नहीं बल्कि कोई गांठ कस रही हो। रुको, मैंने कहना चाहा, लेकिन आवाज मेरे अंदर ही रह गई। और उसी पल किसी ने मेरे माथे पर ठंडी सी चीज रख दी, वही गंध, वही शमशान सी हवा। और नैना ने फुसफुसाकर कहा, डरो मत, चुना जाना आसान नहीं होता। उस वाक्य में कोई सांत्वना नहीं थी, सिर्फ निर्णय था। तभी बाहर कहीं बहुत पास से कोई आवाज आई, कुत्तों का अचानक भौंकना, लोहे के गेट का खड़कना, और कमरे में मौजूद लोगों की चाल बदल गई। मंत्रों की गति टूटी, आग की लपटें बेतरतीब हुईं, और पहली बार नैना के चेहरे पर झुंझलाहट की परछाई उतरी। समय बिगड़ रहा है, किसी ने कहा, और उसी क्षण मेरे भीतर कहीं से एक आखिरी ताकत उभरी। डर से नहीं, बल्कि उस जिद से कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने पूरे जोर से कंधा झटका। जिस पकड़ ने मुझे जकड़ा था वो फिसली। मैं हाफता हुआ किनारे की तरफ लुढ़का। धुआं आंखों में भर गया, आग की गर्मी पीछे छूटती गई, और मैं अंधेरे में गिरता पड़ता उस दिशा में भागा जहां मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ था। पीछे से किसी के कदम आए, किसी ने मेरा नाम लिया, या शायद मुझे ऐसा लगा। और उसी भ्रम में मैं सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। दरवाजा मिला, खुला, और मैं बाहर था। गली की ठंडी रात ने मुझे नहीं बचाया, उसने बस मुझे आगे धकेला। मैं भागता रहा, सांसें टूटती रहीं, और जब पैरों ने जवाब दिया तो मैं सड़क किनारे बैठ गया, सिर दोनों हाथों में दबाए। मुझे लगा अब सब खत्म है, लेकिन खत्म तब होता है जब पीछा भी खत्म हो। सुबह हुई तो मैं एक अजनबी कमरे में था। किसी ने पानी दिया, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और जब मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे चेहरा वही है, पर अंदर कोई और बैठा है। दिन गुजरे, शहर बदला, लेकिन गंध नहीं गई। कभी कभी भीड़ में वही चाल दिख जाती है, वही मुस्कान, और रात को नींद टूटते ही कानों में वही वाक्य गूंजता है, चुना जाना आसान नहीं होता। मैं नहीं जानता कि उस रात किसे छोड़ा गया और किसे चुना गया, लेकिन इतना जानता हूं कि जो सच में बचता है वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। और अगर तुम ये कहानी सुनते हुए भी सोच रहे हो कि ये सब किसी और के साथ हुआ होगा, तो शायद तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। मैं ये कहानी सुनाकर आपको डराने नहीं आया था। सच कहूं तो मैं आज भी ये तय नहीं कर पाया हूं कि मैं उस रात सच में बचा था या सिर्फ छोड़ दिया गया था।
क्योंकि कुछ चीज़ें भाग जाने से पीछे नहीं छूटती, वे आदमी के अंदर बैठ जाती हैं। आज भी जब किसी गली में अचानक वही गंध महसूस होती है या भीड़ में किसी की चाल नयना जैसी लगती है, तो मेरा शरीर पहले डरता नहीं, पहले पहचानता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो एक बार अपने आसपास की उन जगहों को याद कीजिए जहां रात के बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, जहां लोग बिना वजह रास्ता बदल लेते हैं, जहां कुछ घरों के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। हो सकता है वहां भी कोई पूजा चल रही हो, और हो सकता है अगली बार चुना जाने वाला नाम किसी और का हो या आपका। इसलिए अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो खत्म होकर भी पीछा ना छोड़ें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैंने सुना। क्योंकि अगली कहानी उसी पर शुरू होगी जिसे लगता है कि वो सुरक्षित है। और हाँ, आज रात अगर नींद टूटे और बिना वजह दिल तेज धड़कने लगे, तो ये मान लीजिएगा कि कहानी अब भी चल रही है।